सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। खेल और पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आपको कंटेंट थोड़ा सा बता देता हूं। संतुलित आहार, पोषण की अवधारणा, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और पोषण की अवधारणा क्या होती है, क्या होता है कंसेप्ट बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन का। उसके बाद पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व, कहाँ से वो मिलते हैं, क्या उनका यूज होता है। उसके बाद आहार के पोषक और गैर पोषक घटक हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। उसके बाद भार नियंत्रण को पढ़ेंगे, स्वस्थ भार क्या होता है, खाद्य मिथक क्या होते हैं, तमाम चीजें। उसके बाद खेलों में आहार का महत्व क्या है, प्रतियोगिता से पूर्व, दौरान और बाद की आवश्यकताएं क्या है, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट सबको जोड़ लो अपने साथ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना। सबसे पहला पॉइंट आता है संतुलित आहार होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट आखिर है क्या, क्या है ये संतुलित आहार, किसको कहते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है और आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे होती क्या है बैलेंस डाइट। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जमाना है, फूड के बारे में बताने वाले लोग, बड़े एक्सपर्ट लोग आजकल बन करके बैठे हुए हैं, बताते रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज मैं आपको बता देता हूं साइंटिफिकली क्या खाएं और क्या ना खाएं। अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की बुक में जो लिखा हुआ है वो बताऊंगा। कोई मिथ क्रिएट नहीं कर रहा हूं, कोई चूर्ण नहीं बेच रहा हूं मैं यहाँ पर, जो एक्चुअलिटी है वो आपको बताऊंगा। हमारी बॉडी की बायोलॉजिकली जो डिमांड है, जो नीड है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है, संतुलित आहार या भोजन का संबंध उन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से है, मतलब उन चीजों को खाने से है जो शरीर की वृद्धि, जो हमारी बॉडी को इंक्रीज करेंगे, रख रखाव के लिए एक निश्चित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर सके। माने हमारी बॉडी को जो चाहिए वो सब चीजें उस खाने में हो, दैट इज संतुलित आहार। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर कहें तो भोजन की जितनी भी चीजें हैं जो हमें चाहिए, जरूरी है, उनको सही मात्रा में लेना संतुलित आहार जो है वो कहलाता है। जो आवश्यक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, खनिज लवण है, पानी है, ये सब सही अनुपात में हो तो इसको ही आप संतुलित आहार कहेंगे। उसके अलावा जो चीज आपको बताई जाती है ये खाओ वो खाओ, दैट इज ओनली मिथ। ठीक है, अगला वर्ड आता है पोषण। अब ये पोषण और संतुलित आहार दोनों बातें अलग अलग हैं। तो पोषण क्या है, देखो संतुलित आहार में क्या बताया मैंने कि जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, ठीक है, वो सही अनुपात में अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज संतुलित आहार। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वास्तव में भोजन का अर्थ उन सभी पदार्थों से होता है जो हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए। भोजन या आहार अलग अलग चीजों का मिश्रण होता है जो जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन जो पोषण है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें आहार या भोजन के उपभोग से शरीर को स्वस्थ बनाया जाना वो पोषण कहलाता है। खाया आपने, खा करके सिर्फ बाहर ही निकाला, दैट इज आहार हो लिया, आहार लिया। पोषण क्या है, उसका सही इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी में हो रहा है उसको हम कहेंगे पोषण। तो पोषण उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है और उसका प्रयोग अपने टिश्यूज की वृद्धि और प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो करता है। आपकी बॉडी उससे इस्तेमाल करती है अपने बेनिफिट के लिए, उसको पोषण कहेंगे। अगला हमारा मेन पॉइंट आता है, तो भोजन को पचाना, भोजन को पचाना और प्रयोग करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अभी हमारा अगला मेन पॉइंट आता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये क्या है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो उन तत्वों को बोलेंगे जो हमारे आहार का मुख्य भाग होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है वो तत्व, इनसे मिलकर के ये बनता है। ठीक है, अगर इसमें इसके पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को मैं तोड़ करके बताऊं तो इसमें जो कार्बो है उसका मतलब कार्बन है, जो हाइड्रे इसमें जो वर्ड आया उसका मतलब हाइड्रोजन है, और जो 8 लास्ट वर्ड है उसका मतलब ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये ऐसे बनता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके स्वाद की, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती है, साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि को साधारण कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, रवेदार होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। इनको शुगर भी कहा जाता है, माने शुगर के ही ये सब कंपोनेंट हैं। ठीक है। स्टार्च और डेक्ट्रिन्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज को जटिल कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड भी इनको कहा जाता है। स्वाद इनका मीठा नहीं होता है, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, क्रिस्टलाइन रवेदार भी ये नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बीच में मुख्य जो अंतर है वो उनकी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोजन के कारण ही होता है। साधारण कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संयोजनाओं या संरचनाओं की जो चेन है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संयोजनों की चेन की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होती है। स्रोत क्या है? स्रोत जितने भी अनाज आप खाते हैं उन सबसे कार्बोहाइड्रेट आपको खूब मिलता है। चीनी में भी होता है, स्टार्च वाली चीजों में भी होता है, आलू में भी होता है, इसलिए गेहूं में भी होता है। इन सब चीजों में खूब कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, मक्का, दूध, दूध से बने पदार्थ, जितने भी अनाज के दाने हैं, इन सब में खूब मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है। काम क्या करते हैं वो भी देख लें। एनर्जी का एक मेन सोर्स है, इसलिए खाने में आप देखते होंगे तो खूब सारा कार्बोहाइड्रेट लोग खाते हैं, दबाकर रोटियां खाते हैं, उससे कार्ब भी उनको मिल रहा है। ठीक है। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में उपलब्ध जो फाइबर है वो हमारी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी मददगार होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे ठीक रहता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को जलने से बचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है वो जो टिश्यूज की मरम्मत के लिए भी होता है। कार्बोहाइड्रेट अस्थि मांसपेशियों और ऊतकों के पतन या क्षरण को भी रोकते हैं। हमारी जो बोन्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं, उनको टूटने से रोकते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड के टूटने में हेल्प करते हैं। अगला जो मेजर पॉइंट आता है, तो पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर नाम के तत्वों से मिलकर के बनता है। प्रोटीन के अणु थोड़े से बड़े होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे रक्त में सीधे सीधे वो मिल नहीं पाते। तो प्रोटीन डायरेक्टली जो हम खाने से खाते हैं वो सीधा हमारे खून में नहीं मिल सकता, अतः वे हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो पहले वो अमीनो एसिड में बने चेंज होंगे, तब जाकर के हमारी बॉडी इनको कंज्यूम कर पाएगी। ये 23 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। इन अमीनो एसिड का प्रयोग टोटल 23 है, 9 तो हमेशा हमें चाहिए ही चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में भी। अब कहते हैं इन अमीनो एसिड का प्रयोग क्या है? शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखून, त्वचा, बालों, आंतरिक भागों का निर्माण करने में इनका इस्तेमाल होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स बनते हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन नए टिश्यूज को बनाती है, टूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत भी करती है। जल है, कोई एसिड है, इनको बैलेंस बना करके रखती है। उसके अलावा ऑक्सीजन व पोषक तत्वों इन सबको कोशिकाओं तक लेकर के भी जाती है। एंटीबॉडीज भी बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, जो है वो ये काम भी इन्हीं एमिनो एसिड्स और प्रोटीन का होता है। अब बात करें कि कितना हमें प्रोटीन चाहिए, तो शरीर को आदर्श भार अगर हम मान के चले तो प्रति पौंड के अनुसार 0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि आहार में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं है तो बच्चों में इसकी कमी से कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि मरासमस और क्वाशियरकर जैसे रोग जो है वो हो सकते हैं, इसमें बॉडी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब 0.36 ग्राम पर आपको पौंड के अनुसार प्रोटीन लेना है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन निकल करके आएगी। अगर आप 50 किलो के हैं तो लगभग पूरा 50 ग्राम प्रोटीन आपको प्रतिदिन अपने डाइट में जो है वो रखना होता है। स्रोत कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? अंडे से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, मछली से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा, चिकन से मिलेगा, लीन मीट से मिलेगा, साबुत अनाजों से मिलेगा, बीन्स से मिलेगा, कद्दू के बीज से, चिया सीड, बाजरा, जई, ब्रोकली, समुद्री भोजन, दूध, मूंगफली, दही, पनीर प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। काम मैंने आपको बताया, प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि करता है, रख रखाव करता है। कुछ प्रोटीन कोशिका के आकार के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और बाल, त्वचा, अस्थियां, इन सब की संरचनाओं में भी मदद करता है। प्रोटीन शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। एंजाइम्स रासायनिक क्रियाओं की दर को तेज करते हैं। प्रोटीन हमारे रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में अम्ल और क्षार की इनको एसिड और बेस को मेंटेन रखता है। प्रोटीन द्रव या तरल संतुलन को बनाए रखने में भी कारगर होता है। पूरे शरीर के अंदर जितने पदार्थ हैं उनके परिवहन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ये सब के
इधर से उधर घुमाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो बार बार लोग कहते हैं कि प्रोटीन के डब्बे खाओ, ये करो वो करो, उसका पर्पस क्या है? वे प्रोटीन जब हमें कहा जाता है कि एक स्कूप चम्मच आप दूध में घोल करके पी लो, वो ठीक रहता है, जो हम खाएंगे चने से वो उतना ठीक नहीं रहता। ठीक तो दोनों ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो अमीनो एसिड की फॉर्म में होता है। जो हम बाहर से खरीदते हैं प्रोटीन, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जो हम खाने से खाते हैं, बॉडी पहले उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, फिर वो हमारे ब्लड को मिलता है, तब हमारी बॉडी में जाता है, तब हमारी बॉडी को वो लगता है, हमारे काम आता है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। उसके बाद और बार बार कहते हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया, साइंटिफिकली बताया कि हमारी बॉडी के जो अंग हैं उनका जो निर्माण है वो प्रोटीन से ही होता है। टिश्यूज अगर आपके टूटते हैं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, एंटीबॉडीज बनानी है, तो उसके लिए प्रोटीन जो है वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं फैट। तीसरा जो हमारा इसमें आता है दैट इज फैट, वसा, ठीक है। कहता है वसा में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इन सब से मिलकर के बनता है। तो इसमें कार्बन 76% है, 12% ऑक्सीजन है और 12% हाइड्रोजन भी है। वसा शरीर के लिए बड़ी जरूरी है। जो हमारे सॉफ्ट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी मरम्मत और उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए फैट जो है बहुत जरूरी। लोग कहते हैं कि फैट मत खाओ मत खाओ, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो चाहिए, ठीक है। हमें हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखने के लिए भी फैट की बड़ी जरूरत होती है, और जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उसके लिए भी फैट एक बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो वसा को उसकी संरचनाओं के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की वसा की अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर काम भी अलग अलग जो है वो करेंगी। आहार में वसा के 3 भिन्न समूह होती हैं, ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना हमेशा। 3 तरह की वसा, सैचुरेटेड वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा और मोनो अनसैचुरेटेड वसा। माने सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वसा को अधिक मात्रा में लेने से दिल की जो बीमारियां हैं उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। इस प्रकार की वसा फास्ट फूड, पेस्ट्री, बिस्किट्स, इन सब में पाई जाती है। माने सैचुरेटेड जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जो आप बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट जो है वो होती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट व मोनो अनसैचुरेटेड फैट वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इस स्तर को कम रखने में हेल्प करती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट शरीर की बलिए कुछ थोड़ी सी ठीक होती है सैचुरेटेड की कंपैरिजन में। आहार में वसा का होना जरूरी, लेकिन इसकी मात्रा सीमित हो तो ही अच्छा है, और किसी भी कंपोनेंट को अगर आप सीमित मात्रा में खाएंगे तो ही अच्छा है। स्रोत कहाँ से है? एवोकाडो काफी जमाना आजकल आगे बढ़ा है तो खाते हैं लोग, महंगा आता है। पनीर में होता है, डार्क चॉकलेट में होता है, बादाम में होता है, अखरोट में, चिया के बीज में, चिया सीड्स जिसको बोलते हैं, जैतून का तेल, घी, मक्खन, इन सब में खूब मात्रा में फैट जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा काम अगर मैं क्या करती है वो बता दूं तो हमारी बॉडी में जमा रहती है, ऊर्जा का एक स्रोत है, हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। मोटे लोगों में फैट एक्स्ट्रा जमा रहती है। अगर कभी इमरजेंसी पड़ी, उन लोगों को कहीं पे रहना पड़ा जहाँ पे खाना ना मिले, तो ऐसे लोग लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे जो बहुत मोटे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारी फैट जमा हुई है, और जमा फैट उनको जिंदा रखने में बड़ी मदद करेगी, ठीक है। उसके अलावा वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, डी और ई, इनके अवशोषण में मदद करती है। जो विटामिन ए, डी और ए, डी, ई जो है वो जब हम खाएंगे तो फैट में सोल्यूबल है, तो उनका अवशोषण जो है वो वसा की मदद से होता है। वसा एक प्रभावी इंसुलेटर का काम करती है, ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी देती है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। वसा भी कुछ फैटी एसिड का स्रोत है जो चयापचय के लिए, त्वचा को सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारी जो स्किन है उसके लिए बड़ी जरूरी है फैट, ठीक है। तो इस तरीके से फैट का मैंने आपको यूज बताया। अगला पॉइंट आता है इसमें पानी, वाटर। कुछ लोग कहते हैं ये मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो है, लेकिन पानी भी हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है। पानी एक यौगिक है, 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 कंपोनेंट हाइड्रोजन के और 1 कंपोनेंट ऑक्सीजन का, इन सबसे मिलकर के बनता है। हमारा जो ब्लड है उसका 90% पानी ही होता है, और यह पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में जो है वो सहायता करता है। जो वेस्टेज है हमारी बॉडी का उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। यूनिसेफ का कहना है कि पानी जो है वो मैक्रो तत्वों में शामिल जो है वो नहीं है, जबकि
जो संयुक्त राज्य आहार संगठन यूएसडीए है वो इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है वो काउंट करता है। स्रोत क्या है? स्रोत तो पानी का स्रोत तो पानी ही है एक तो सबसे बड़ा स्रोत। उसके अलावा जो चाय आप पीते हैं उसमें भी पानी होता है, कॉफी आप बना के पीते हैं उसमें भी पानी होता है, जो फलों का रस है उसमें भी पानी होता है। ये सब चीजों में पानी आपको मिलता है। सब्जियां खाते हैं उसके अंदर भी पानी होता है और फलों में भी पानी होता है। ठीक है, इस तरीके से काम क्या करता है मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है पानी। ठीक है, जोड़ों को चिकना बनाता है, शरीर के अंगों और टिश्यूज की रक्षा करता है। आंख, नाक, मुंह इनके जो टिश्यूज हैं उनको थोड़ा सा इनके अंदर नमी बना करके रखता है। ठीक है, वरना ये रूखे सूखे पानी कम पीना शुरू करेंगे तो स्किन पे जब नाखून चलाएंगे तो एक सफेद सफेद लेयर बनेगी। इसका मतलब पानी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, फैट की भी कमी है। भोजन को पचाने में हेल्प करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब चीजें हैं हमारी बॉडी की, उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कम चाहिए हमारी बॉडी को लेकिन कम चाहिए। ठीक है, अब इस माइक्रो में भी दो कैटेगरी हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। माने माइक्रो को भी मैक्रो में डिवाइड कर रखा है। क्या कहता है? माइक्रो में जो कम चाहिए हमें, ठीक है, और उन कम में से भी कुछ है जो थोड़े से ज्यादा हमें चाहिए और कुछ बिल्कुल ही कम चाहिए। तो सबसे पहले बताता हूं जो आपको थोड़े से ज्यादा चाहिए वो मैक्रो कौन से हैं। सबसे पहले कैल्शियम है। ध्यान रखें कहां से मिलता है और क्या करता है बता देता हूं आपको मैं। हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बड़ा जरूरी है। जब खून बहता है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए बड़ा जरूरी है। रिकेटस इसके कारण बीमारी हो सकती है। दूध में होता है, पनीर में होता है, संतरे में, अंडे, दही, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, इन सब में ये पाया जाता है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? आहार में अति आवश्यक खनिजों में से एक है। स्नायु संस्थान को हर्ष पुष्ट रखता है। माने हमारा जो सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनता है उसको तंदुरुस्त रखता है। टिश्यूज में, रक्त और ऊतकों में पानी की मात्रा को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है। जो हमारे टिश्यूज में वाटर बैलेंस रहता है वो भी इसकी वजह से रहता है। मिलता कहाँ से है? केले में होता है, टमाटर में होता है, पत्तेदार सब्जियों में होता है, मूंगफली में होता है, खट्टे फल में होता है और फलियों में, बीन्स में भी होता है। उसके बाद है सोडियम। कहाँ कहाँ मिलता है? नमक में होता है, अचार में होता है, मक्खन में भी होता है, मांसपेशीय क्रियाओं में सहायता करता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं को बनाए रखता है, मरम्मत भी करता है। मीट में होता है, ब्राउन राइस में होता है, फलियों में होता है, साबुत अनाज में भी होता है। उसके बाद है फोस्फोरस। फोस्फोरस हड्डियों, दांतों के निर्माण में हेल्प करता है। और ये फोस्फोरस कहां मिलता है वो भी देख लेंगे। अंडे में होता है, मछली में होता है, यकृत में होता है, दूध में होता है, बिना पॉलिश किए गए चावल में भी होता है। अब इनमें से आप देख लें अंडे खाना आपके लिए कितना सही है और कितना सही नहीं है। अब अंडे के बारे में धारणा ये भी कहती है अंडा नॉन वेजिटेरियन है। हमारे देश में ना दो तरह के लोग तो पहले ही थे, कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे। अब एक नई क्लास निकल करके आई जिसका नाम है एगिटेरियन। अब एगिटेरियन कौन होते हैं? जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं लेकिन वो एग खाते हैं। अब एग के बारे में दो धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वेज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली हमारे देश का जो कानून है, कानून से मेरा मतलब है जो हमारे देश के कोर्ट है, जो कानून व्यवस्था है, जब उसके अंदर ये पिटीशन फाइल करी गई कि बच्चों को अंडे खाने के लिए प्रमोशन किया जा रहा है, तो ये तो एक तरीके से नॉन वेज को प्रमोट करने वाली बात है। तो जब सभी साइंटिफिक प्रूफ जमा कराए गए कोर्ट के अंदर तो ये पाया गया, साइंटिफिकली ये पाया गया कि नहीं, बच्चे अंडे खा सकते हैं। अंडे खाने के लिए आप किसी को प्रमोट कर सकते हो क्योंकि अंडे के अंदर नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंसेस नहीं है। चूंकि अंडा मुर्गे और मुर्गी के मेटिंग के बिना दुनिया में लाया गया है, इसलिए उस अंडे के अंदर प्रोटीन के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। हाँ, मुर्गे और मुर्गी के मेटिंग से भी अंडा बनता है। उस अंडे की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और उस अंडे को आप नॉन वेजिटेरियन फूड में काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार में जो अंडे आपको 8-10 रुपए का मिलता है वो अंडा शुद्ध रूप से शाकाहारी है, हमारे नियम के हिसाब से भी और साइंस के हिसाब से भी। ठीक है, तो इसलिए एगिटेरियन नई क्लास जो है वो देश में निकल करके आई। उसके बाद आता है माइक्रो जो है वो खनिज की अगर मैं बात करूं, इसमें कौन से हैं? आयोडीन है इसमें। कहां से मिलता है? नमक में भी होता है, ठीक है, मछली में होता है, जो सी फूड होता है उसमें भी खूब मात्रा में होता है। हॉर्मोन्स के लिए जरूरी है, खासतौर पे थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके लिए बड़ा जरूरी है। इसकी कमी से आपको थायराइड जो है वो हो सकता है। लोहा इसमें आता है, आयरन इसमें आता है,
माइक्रो में ये भी हमें चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि आप लोहे का सरिया ही खा लो, ठीक है, लेकिन चाहिए है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए बड़ा जरूरी है। ये किस किस में होता है? अंडे में होता है, सूखे मेवे में होता है, पालक में होता है, केले में होता है, हरी सब्जियों में होता है। तो अंडा हमारी हेल्थ के लिए ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अंडा खाओ, लेकिन अगर आप खाना चाहें अपनी हेल्थ के लिए तो खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फूड जो है वो हर आदमी के अपने एक पर्सनल चॉइस होता है, इसमें कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता कि आपको यही खाना ये नहीं खाना है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। क्रोमियम किस किस में होता है? सोयाबीन में होता है, काले चने में होता है, गाजर में होता है, टमाटर में होता है, मूंगफली में होता है, बाजरे और ज्वार में होता है। इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा जो है वो कम हो जाता है। मतलब अगर आप काले चने खाते हैं, गाजर खाते हैं, टमाटर मूंगफली खाते हैं, तो आपको जो मधुमेह की बीमारी है, शुगर की जो बीमारी है, वो जो है होने के चांस कम हो जाएंगे। तांबा कॉपर भी आपके लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है ये आयरन की हेल्प करता है, ठीक है। अंडे में होता है, दाल में होता है, हरी सब्जियों में होता है। कोबाल्ट भी हमें चाहिए होता है, इससे खून की कमी से आप बचते हैं। हरी सब्जियों में होता है, दूध में होता है और मीट में होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं विटामिन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ना भोजन के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो में सबसे पहले हमने जो चीजें पढ़ी वो मैक्रो माइक्रो में डिवाइड करके पढ़ी, कौन सी चीजें किस तरीके से आती हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन रसायन है, इनकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, और आहार में कोई विशेष विटामिन ना लिया जाए तो कई बीमारियां भी हमें हो सकती है उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल अगर विटामिन सी ना हम लें तो इसके कारण स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन ए ना लें तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है। तो इस तरीके से विटामिन भी हमारे लिए जरूरी हैं। अब ये कितने तरह के हैं वो भी जान लेते हैं। दो तरह के हैं। पहले हैं वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरे हैं पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील का मतलब होता है ये फैट के साथ जब खाए जाते हैं तो हमारी बॉडी इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, ये है इसका मतलब, ठीक है। और जो पानी में घुलनशील है उनको आप पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए जो है इसकी खोज 1913 में मैकलम ने करी थी। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी देख ले। कॉड लीवर में होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है, दूध की चीजों में होता है, पीली सब्जियों में होता है, गाजर में भी होता है, पपीते में भी होता है। दैनिक आवश्यकता में लगभग 2 मिलीग्राम हमें हर रोज इसकी जरूरत होती है। अस्थियों में, दांतों के निर्माण में, दृष्टि को बढ़ाने में ये सहायक है। विटामिन डी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, सफेद रंग का होता है। कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण, कैल्शियम और फास्फोरस जो हमने खाया उसके अवशोषण में जो है ये मदद करता है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा। आप दूध पीते रहेंगे लेकिन फिर भी कहेंगे मेरी हड्डियां मजबूत क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की जो है वो कमी हो। इसकी कमी कारण रिकेटस जो है वो हो सकता है, टिटेनी हो सकता है, और डेंटल कैविटीज जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हो सकता है। सूरज की किरणों में होता है, दूध में होता है, मक्खन में होता है, मछली के तेल में होता है। ये इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ई हमारे जो बहुत से अंग हैं उनकी वृद्धि में, बढ़ोतरी में जो है ये सहायक है। सामान्यतः विटामिन ई की कमी बहुत कम ही हमारी बॉडी के अंदर होती है। किसी किसी को ये जेनेटिक भी हो सकती है कमी, ठीक है। इस तरीके से इसकी कमी के कारण जो है वो एनीमिया या रेड ब्लड सेल्स की जो है वो कमी हमारी बॉडी में हो सकती है, जो कि सेक्स हार्मोन्स को डेवलप करने में शरीर की योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। ये हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव संस्थान के कार्यों को बढ़ावा देते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बड़े जरूरी हैं। और यह विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका अर्थ है ये विटामिन कोशिकाओं की क्षति की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायता करते हैं। मतलब आपकी बॉडी जल्दी जल्दी बीमार ना हो उसके लिए भी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। मिलता कहाँ से वो भी देख ले एक बार। हरी सब्जियों में होता है, यकृत में होता है, गुर्दे में, दालें, अंडा, नारियल तेल, सूखे फल, दूध, मक्का, इन सब में होता है। विटामिन के, यह विटामिन का कार्य है रक्त को, ब्लड क्लोटिंग को हमारी बॉडी के अंदर लेकर के आना। मतलब अगर खून बह रहा है तो उसको जमाना, ज्यादा खून ना बहने देना, ठीक है। रक्तस्राव और घावों में अत्यधिक रक्त बहने से बचाव करती, मैंने आपको बताया ब्लड क्लोटिंग का काम ही होता है। मान लीजिए चोट लगी, खून बह रहा है तो एक क्लोट, एक लेयर ऊपर बना देगा जिससे और खून नहीं बहेगा, ठीक है। कहाँ मिलता है? टमाटर में होता है, पालक में, बंद गोभी, सोयाबीन में, मछली में, फूल गोभी, गेहूं, अंडे और मीट में होता है। उसके बाद है पानी में घुलनशील विटामिन। इसमें कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। 8 घुलनशील विटामिन शामिल हैं जो कोशिका चयापचय, मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले इसको एक ही विटामिन सोचते थे लेकिन बाद में पता लगा ये कई सारे हैं, यानी कि बी के जो है वो कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। कौन से हैं? B1 जिसको थायमिन भी आप कह सकते हैं, इसकी कमी से बेरबेरी रोग होता है,
ठीक है, शरीर की वृद्धि रुकती है, भूख में कमी लगती है। विटामिन बी 2 होता है जिससे कि आंख, नाक, मुंह, होठ और जीभ को स्वस्थ रखने के लिए, होठ फटने वाली चीजें ये बी 2 की वजह से होता है। बी 3 या नाइसिन भी तीसरे नंबर पे आता है। ये पानी में घुलनशील है और हमारी बॉडी से संचित नहीं रख सकती, मतलब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा, तो जो भी हम लेंगे वो साथ साथ बाहर भी निकलेगा। इसकी कमी से पहले ग्रह जो है वो रोग होता है, अपचन, थकावट, उल्टी आना, इस तरीके की चीजें इसकी कमी में होता है। मिलता किसमें? मीट में होता है, मछली में होता है, अंडे में होता है, बादाम में होता है, फलियों में, हरी सब्जी में होता है। बी 5 इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं और ये ऊर्जा के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। जो हमने खाया है उसको पचाने में जो है वो हेल्प करता है। इसकी कमी से थकान, नींद ना आना, अवसाद, चिड़चिड़ापन, उल्टी, पेट दर्द, पैरों में जलन, ये सब चीजें होती हैं। मीट में होता है मछली, साबुत अनाज, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, वो दूध से बने पदार्थों में आपको मिलेगा। विटामिन बी 6 जो है वो हीमोग्लोबिन में सहायक होता है। विटामिन बी 7 जो है ये इसका नाम बायोटिन कहते हैं इसको, इसकी कमी अगर हो जाए तो स्ट्रेस में चला जाता है इंसान, ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। बी 9 है, ये विटामिन पीले रंग का, गंधहीन, माने कोई स्मेल नहीं होती है, रवेदार और स्वादहीन, इसमें स्वाद भी नहीं होता है। भोजन को सामान्य रूप से पकाने में ये विटामिन खत्म भी हो सकता है, बी 9 जो है, ठीक है। इसकी कमी से श्वेताणु, ठीक है, इस रक्त शक्तिहीन जो है वो हमारी बॉडी के हो जाते हैं, यानी कि रक्त निर्माण में, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो खून बनाने में जो है ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। विटामिन बी 12 सुना होगा आपने, इसकी कमी से अनीमिया रोग होता है, माने खून की कमी हो सकती है। विटामिन बी 9 और बी 12 सिमिलर से जो है ना वो होते हैं, बस थोड़ा सा रंग का फर्क होता है, ठीक है, दोनों ही रवेदार होते हैं। विटामिन बी 12 जो है वो लाल रंग का होता है और विटामिन बी 9 वो है वो पीले रंग का होता है, ठीक है। दोनों का काम रक्त निर्माण में हेल्प करना है। उसके बाद आता है विटामिन, सबसे पहले हमने बी पढ़ा, उसके बाद सी पर हम लोग आते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं साइंटिफिकली। पानी में घुलनशील होता है, रवेदार है, श्वेत है और घावों को भरने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, कैल्शियम के अवशोषण में भी हेल्प करता है और ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है और इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब होता है बीमारियां लगने के चांस जो है आपको कम होते हैं। इस कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, इसकी कमी से थकावटें होती है, कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन होना। नींबू में खट्टे पदार्थों में अक्सर ये पाया, नींबू, अनानास, अमरूद, आंवला, बेर, संतरे, टमाटर, हरी मिर्च, सेब में खूब मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भार नियंत्रण, माने मोटापे की बात कर लेते हैं। क्या होता है स्वस्थ और उचित भार? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो जो 19 से 25 BMI के बीच में जो इंसान है वो स्वस्थ भार माना गया है। 25 से 29 के बीच में अधिक भार वाला है, 30 से अधिक जो है वो मोटापे यानी बीमारी में काउंट जो है वो किया गया है। तो अगर साधारण शब्दों में आपसे बात करूं मैं कि किसको आइडियल वेट, स्वस्थ भार किसको बोलेंगे, तो स्वस्थ भार वो है जो हृदय रोग, आघात, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के खतरे को कम करता है। माने आपके अंदर इतना वजन होना कि जिससे आपको बीमारियां ना लगे और आप रोजमर्रा के काम अपने जो है वो ढंग से कर पाए। दो तरीके हैं इसके, एक तो देख के हिसाब लगा लेता है आजकल तो इंसान कि वो तू मोटा है, लेकिन साइंटिफिकली इसके दो तरीके हैं। पहला लंबाई और भार चार्ट है और बॉडी मास इंडेक्स चार्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपको एक चार्ट बना दिया गया कि इतने वजन वाले में इतना वजन होना चाहिए, सॉरी इतनी हाइट वाले में इतना वजन होना चाहिए। तो ये तरीका है सीधे सीधे, जिसमें कि वजन और कद जो है वो तय रहता है कि कितना, अगर आपके अंदर वजन है तो कितना वजन आप, हाइट आपकी कितनी है तो कितना वजन आपके अंदर होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई 6 फुट का इंसान है तो उसके अंदर 81 किलोग्राम तक जो है वो वेट होना चाहिए। एक सीधा सीधा तरीका है। दूसरा आता है बॉडी मास इंडेक्स, जो ज्यादा साइंटिफिक माना गया है कि आपकी पूरी मेजरमेंट जो वो कर ली जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला है शरीर का भार लिख लेंगे आप, बॉडी का जो वेट है, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, आपकी जो हाइट है, ठीक है। ऊपर वजन लिख लेंगे, नीचे हाइट लिख लेंगे और हाइट को आप मीटर में लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी का जो कद है वो 2 मीटर का है और उसका वजन 100 किलोग्राम है, तो 100 को आप 2 स्क्वायर से जो है वो भाग कर देंगे। इस तरीके से आपका जो भी आंसर निकलेगा वो आपका BMI होगा। मतलब सपोज करो 100 किलोग्राम वजन है और 2 की पावर 2 से 4 होता है, तो इसको आप काट के आंसर आएगा 25। तो ऐसे इंसान का जो BMI है वो कितना हो जाएगा, 25 जो है ना वो हो जाएगा। तो 25 BMI को आप देख लेंगे कि चार्ट में कहाँ पहुंचता है।
यानी कि जैसे मैंने बताया 19 से 25 का जो BMI है वो स्वस्थ वजन में जो है वो माप लिया जाता है, मान लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्वस्थ भार को नियंत्रित करने के तरीके क्या क्या है, किन तरीकों से आप एक आइडियल वजन जो है अपना बैलेंस बना करके रख सकते हैं, वो भी एक समझने वाली चीज है। तो समझते हैं कि क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप स्वस्थ भार रखेंगे, और इन तरीकों में से कुछ तरीके मुझे भी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी स्वस्थ भार नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हाल फिलहाल कई किलोग्राम वजन कम करने की जरूरत है। सबसे पहला है उचित लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें कि भाई मुझे कितना क्या करना है। सबसे पहली चीज तो हमेशा ही होता है, टारगेट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल दें, मतलब वजन जो आपको कम करना है उसकी बजाय आपको हेल्थ पर फोकस करना है, ठीक है। पॉइंट्स आपको बता रहा हूं मैं, लिखना आपको खुद ही है एग्जाम में बना करके। तो सीधा वजन की तरफ ना भागे, पहले अपने आपको हेल्दी करने की कोशिश करें। कई बार होता है कि 2 किलो वजन ज्यादा, उसको दिमाग में रख करके चल रहे हैं, बट आप ठीक हो, स्वस्थ हो, अपने काम कर पा रहे हो, वो वजन भी कम होएगा। हेल्दी रहने के ऊपर बल देना, ठीक है। कैलोरीज में कमी करें, थोड़ा सा जो कैलोरीज आप कितनी ले रहे हैं उसके अंदर आपको कमी करने की जरूरत है, ठीक है। ये मेजर बात, आप खाए जा रहे हैं फिर आप जिम भी जा रहे हैं, लाभ नहीं है। थोड़ा सा कैलोरीज में कमी करें और एक्सरसाइज को दुरुस्त करें, ठीक है। सक्रिय जीवन शैली, एक्टिव लाइफस्टाइल हो, पड़े ना रहें। छुट्टी है तो 9 बजे उठेंगे, नॉर्मली दिन में भी दुखी सुखी होकर उठेंगे, फिर आके काम से लेट जाएंगे, पड़े रहेंगे, बेड पर खाना खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल जो है बड़ा जरूरी है। कई बार हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है, फिर भी अपने आप को बोलना है कि वी हैव टू बी एक्टिव। अगर जितना एक्टिव रहेंगे उतना स्वस्थ रहने के चांस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। टीवी देखने की बजाय आप बाहर टहल के आधा घंटा, लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियों से चलें। तो जीवन में छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो आप लेकर के अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। सहायता लें, दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना बड़ा जरूरी है। डिस्कस करें आप किसी से, साथ में जिम में आप दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, कहीं घूमने गए हैं, दौड़ करने गए, वहां भी आप दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं, तो बड़ा जरूरी है। यौगिक व्यायाम, योग करें, नियमित रूप से योग करें, जिससे आपका मन भी जो है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से भी ऊपर होता है मेंटल हेल्थ, उसके लिए योग बड़ा जरूरी है, ठीक है। अनुसंधानों ने सिद्ध किया कि योग से आप मानसिक तौर पर बड़े मजबूत बनते हैं। वसायुक्त भोजन से बचना, मतलब फैट वाले खाना खाने से, ज्यादा फैट जिसमें हो उससे आपको बचना। मैंने आपको बताया फैट ऑलरेडी मोटे आदमी के अंदर स्टोर ही होती है, पहले से स्टोर होती है, तो और फैट वाला खाएंगे तो और स्टोर होती चली जाएगी, और आप ऐसे फैलते चले जाएंगे। एक दिन आप इतने भारी होंगे किसी और को ही उठा करके आपको रखना पड़ेगा ना। तो फैट वाला भोजन खाने से बचना है। जंक फास्ट फूड से आपको बचना है। मैंने आपको बताया इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होती है जो कि बॉडी के लिए इतनी सही नहीं होती, और जो आप कहीं से भी कुछ सामान खरीद के खाते हैं उसके अंदर ट्रांस फैट भी होता है, मतलब एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल गर्म करने से ट्रांस फैट उसके अंदर बनती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है, मोटापे को भी बढ़ाती है, ज्यादा कैलोरी भी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये चिप्स है, बर्गर है, पिज्जा, इन सबसे बचना चाहिए। वो बात अलग है, खाने का मन भी करता है, ठीक है। अधिपोषण से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है। कई लोग क्या करेंगे, ओवर ईट करते हैं, तो ओवर ईट नहीं करना है आपको, इससे बचना है। क्या करेंगे, सुबह बिल्कुल नहीं खाया, शाम को 12 रोटी खा ली, तो गलत है। दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। ये तो खाएंगे नहीं, फिर खाएंगे तो बहुत ज्यादा ही खा लेंगे, इससे आपको बचना है, ठीक है। 2000 कैलोरी की अगर आपको जरूरत है तो आप अगर 2100 कैलोरी आपको ले ली, सपोज करो 100 कैलोरी फालतू ले ली, तो फिर वो जमा होएगी, और जमा मतलब कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो भी बाद में फैट की फॉर्म में बॉडी में जमा हो जाती है ना। तो फिर इस तरीके से आपकी बॉडी धीरे 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 फैलती चली जाएगी, आप मोटे होते जो है वो चले जाएंगे। बार बार ना खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मिथ है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते, ऐसा नहीं है। आप बार बार खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता रहेगा। आप हर 2 घंटे में खाते हैं। जो भी लोग ये कहते हैं कि थोड़ा खाओ लेकिन कई बार खाओ, 2-2 रोटी करके 12 बार खाओ दिन में, ऐसा नहीं करना है। एक रोटी करके 6 बार खाओ, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आदमी केवल रोटी नहीं खाएगा, जब भी रोटी के साथ कुछ ना कुछ और भी खाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक रोटी खाई उतनी कैलोरी ली, नहीं, साथ में सब्जी भी लेंगे आप, कुछ दूध लस्सी कुछ और भी लेंगे, जिससे पूरी कैलोरीज आपको मिलती चली जाएंगी। आप चाय भी लेंगे तो जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार कैलोरी भी आप इनटेक कर रहे हैं। तो बार बार खाने की हैबिट नहीं है। ऐसे बच्चे जो बार बार भोजन करते हैं उनमें कैलोरीज ज्यादा चली जाती है और धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से दूर रहें। बहुत ज्यादा कार्ब आपको नहीं ग्रहण करना, माने रोटियों पर बहुत ज्यादा बल नहीं देना है। रोटियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाना है, ठीक है। भोजन छोड़े ना, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मना करते तो खाना ही छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। कई पहलवान लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना खाने की उनकी हैबिट ही नहीं होती है। उनसे पूछो खाना खाया कि नहीं खाया, उनका जवाब ये होता है खा लेंगे, भूख नहीं है, खा लेंगे, भूख नहीं है।
ऐसा भी नहीं करना, ये भी कोई तरीका नहीं है भार को नियंत्रण करने का। इससे भार तो कम होगा लेकिन आप कमजोर भी होंगे साथ में। बात हो रही है स्वस्थ भार मेंटेन करने की, ना कि कमजोर बनने की। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको, फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखना है, तो वो भी बड़ा जरूरी है। उससे खाना पचता है, आपकी कैलोरीज डाइजेस्ट होती हैं, अब्जॉर्प्शन उनका अच्छा होता है, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, तो आप मोटे नहीं होंगे। कैलोरीज को लेने और कैलोरीज के व्यय में संतुलन रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो खाया आपने उसको पचाना बड़ा जरूरी है। सिर्फ खाने से, हेल्दी खाने से आप हेल्दी नहीं हो जाओगे, उस खाने को आप डाइजेस्ट करो, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करे, तभी उसका बेनिफिट होता है। उसके बाद है अल्पाहार के खतरे या हानियां। आजकल प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला बनना चाहता है, मोटापे से ग्रस्त है वो तो खासतौर पे चाहते हैं। अल्पाहार का मतलब अचानक से डाइटिंग आपने चालू कर दी, उसका क्या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैलोरीज में बहुत ज्यादा कमी हो जाएंगी। आप कैलोरीज अपने खाना कम कर दिया तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उतनी भी आपको नहीं मिलेगी, तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध लगा देंगे, जाहिर सी बात है। डाइटिंग में कुछ चीज जो आप कुछ खाना ही बंद कर देंगे, डाइटिंग पे चले जाएंगे, तो कुछ चीजें जो आपको चाहिए थी उसके साथ साथ चने के साथ घुन भी पिस जाएगा, तो वो चीज भी सामने आएगी, जो आपको चाहिए थी वो भी आप नहीं खा पा रहे। भोजन को छोड़ना, जाहिर सी बात है, खाना अगर आप छोड़ देंगे तो आपके पूरा जो मैकेनिज्म है वो भी आपका उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब आप उसमें क्या करेंगे, जब आप डाइटिंग पे चले जाते हैं तो पेय पदार्थ हैं जो उनके द्वारा आप कैलोरी ग्रहण करते हैं, आप जूस पियेंगे, सोडा पियेंगे, लिक्विड लेंगे, आपको लगता है कि बाजार से जूस का डब्बा खरीद के मैंने पी लिया तो पता नहीं क्या ही तीर चलाया। अब उस डब्बे को आप पलट करके पढ़ लेंगे तो उसके अंदर तो भरपूर कैलोरीज होती है, खूब सारा मीठा होता है, उसके अंदर फल नहीं होते हैं। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, जूस किस तरीके से बनता है, तो वो बहुत हेल्दी नहीं होता है। आपके मन में आपको ये लगता है कि मैं तो हेल्दी खाने पे हूं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कैलोरीज का कम आकलन होगा, आप अंडर एस्टिमेट करोगे कैलोरीज को, आपको लगता है कि मैं तो खाना खा ही नहीं रहा हूं तो कैलोरी मैंने कम कर रखी है, बट उसकी वजह आपने कभी बिस्किट का पैकेट खाया, कभी कुछ खाया, तो वो भी एक चीज है, तो उससे कैलोरी तो पूरी मिल रही है, मन में आपके ये है कि हम डाइटिंग पे, तो वो भी एक समस्या है। लेबल युक्त भोजन ग्रहण करना, आप बाहर से पैकेट वाला फूड खाएंगे, एक चिप्स खा ली, अरे कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ एक चिप्स खा ली, चिप्स के अंदर खूब सारी कैलोरी होती है, खूब सारा फैट होता है उसके अंदर, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। एक तो आप डाइटिंग कर रहे हैं, दूसरा आप बाहर से लेकर खाना खा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को और खराब करेगा। व्यायाम ना करना, अब आपको लगता है कि मैं तो कैलोरी कम कर रखी है, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, तो मुझे अब व्यायाम की क्या जरूरत है, तो ये सारी चीज भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है फूड इंटॉलरेंस। खाद्य एलर्जी की अपेक्षा खाद्य असहिष्णुता अधिक देखने में आती है। माने खाना इंटॉलरेंस, असहनशीलता एक ऐसा पद है जिसे किसी विशेष प्रकार के खाने से जुड़े उसकी फिजिकल एक्टिविटीज या अनुक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण शब्दों में किसी विशेष भोजन के कुछ तत्व जिन्हें हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से संशोधित या अवशोषित नहीं किया जाता। कुछ व्यक्ति भोजन की समुचित मात्रा को ही नहीं सहन कर सकते, माने उनसे भोजन सहन ही नहीं होता है। और आजकल आपने देखा होगा लैक्टिक इंटॉलरेंस बहुत चला हुआ है, माने दूध नहीं पचता लोगों को आजकल, दूध पीते किसी का पेट खराब होता है तो किसी को कुछ होता है, तो ये इंटॉलरेंस है, फूड इंटॉलरेंस है। इसकी वजह साफ है, आप जब आप दूध पीने के लिए बने हैं, अपनी आप बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, एकाएक आपने 2 साल दूध नहीं पिया है, कम कर दिया, तो आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगी, फिर वो दूध को इनटॉलरेंट करेगी, मतलब उसे सहन ही नहीं होगा, वो जब भी आप पिएंगे आपको दिक्कत करेगा वो दूध, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। खाद्य मिथक, लास्ट पॉइंट हमारा आता है फूड मिथ। फूड मिथ से मेरा मतलब है भोजन को लेकर के कई सारी धारणाएं हैं हमारे समाज में, ऐसा खाने से वैसा होता है, वैसा खाने से वैसा होता है, तो वो आपको बताता हूं आज मैं। आलू आपके मोटापे में वृद्धि करते हैं, ये एक मिथ है कि आलू आप खाना छोड़ ही दें तो ही ठीक है, नहीं। आलू से कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन अत्यधिक मात्रा में। चिप्स भी खा रहे हैं, सब्जी भी आलू की खा रहे हैं, टिक्की भी खा रहे हैं, ये सब कुछ खाते रहेंगे दिन भर, तो फिर जाहिर सी बात आप मोटे होंगे। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो दिन भर आलू ही खाता रहता होगा ना। तो ये एक मिथ है कि आप जैसे आलू खाएंगे तुरंत मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वसा रहित पदार्थ आपके भार को कम करेंगे, मतलब बिल्कुल ही फैट छोड़ दो आप तो फिर आप पतले हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट टिश्यूज के लिए फैट जो बड़ा जरूरी, तो लिमिट में आप खाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। ज्यादा अंडे जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन है। जिंक है, विटामिन ए, बी, डी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं। तो एक अंडा अगर आप हर रोज खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल में बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। खाना खाते समय पानी पीने से आप मोटे बनेंगे। अब खाना खा रहे हैं, बीच में पानी पी रहे हैं तो आप मोटे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत एक साइंटिफिक आपको फैक्ट बताता हूं मैं, खाना खाते समय पानी पीने से आपकी जो पाचन है
उसके अंदर और सुधार जो है वो आता है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो और पतले हो जाएंगे, वो स्मूदी का शेप ले लेंगे वो, ठीक है, तो बॉडी को पचाने में आसानी होगी। मछली खाने के तुरंत बाद दूध ना पिए वरना आपकी बॉडी पर धब्बे हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइंटिफिक ऐसी कोई रिसर्च नहीं कहती है। अगर आप भार कम करना चाहते हो तो भूखे रहे, ऐसा भी नहीं है कि भूखे रहने से वजन कम होगा। खाना खा लो पर उसको पचाने से आप पतले हो सकते हैं, खाना छोड़ देने से पतले नहीं होंगे। और हो भी गए पतले तो उसको पतला नहीं कहेंगे, उसको कमजोर कहेंगे। व्यायाम आपको और अधिक खाने को विवश करता है। ये भी मिथ है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो जी और भूख लगेगी, लेकिन उस भूख को कंट्रोल कैसे करना, कितना खाना है वो आपको देखना। भूख लगी आपको बहुत ज्यादा तो आप पेट भर के पसर के खा करके, वो गलत है। आपको पता है आपको 4 रोटी की भूख, आप 3 ही खाइए तो इतना ही इन्वेस्ट करेगा आपको व्यायाम। और व्यायाम करने से खाना जब आप खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट भी होगा, ठीक है। उसके बाद है आहार। खेलों में आहार और का महत्व क्या है, प्रतियोगिता से पहले, उसके दौरान, बाद में इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। देखिए खेलों का बड़ा महत्व है, खेलों में आहार का बड़ा महत्व है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि खेल आप खेलेंगे तब जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, ठीक है। कहता है कि प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। अगर खाने मैं बात करूं पहले की कि किसी गेम से पहले उसका क्या रोल है खाने का, तो जो भी आप खेलने जाएंगे उससे पहले आप फुल एनर्जेटिक होकर के जाएं। कोशिकाओं की मरम्मत करता है, खेलते हुए टिश्यूज बड़े टूटते हैं, सेल्स का बड़ा लॉस होता है, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। उचित बैलेंस डाइट अगर आप खाएंगे तो बैलेंस आपका वेट भी रहेगा, उसको भी मेंटेन करता है। खेल चोटों की संभावना कम करता है। अगर आपका खाना डाइट सही नहीं है, एनर्जी पूरी नहीं है, गिरने टूटने फूटने के चांस भी आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। पुनः प्राप्त प्रक्रिया मदद करता है, रिकवरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है अच्छा खाना, हेल्दी डाइट, ठीक है। स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्यों में सुधार में मदद करता है, इंप्रूविंग हेल्थ और इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी की बूस्ट करने के लिए, एंटीबॉडीज के लिए, क्योंकि प्लेयर्स को एंटीबॉडीज की बड़ी जरूरत होती है। उनको चोटें खूब लगती हैं, बार बार गिरते हैं, ज्यादा फिजिकली उनको जो है वो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए जरूरी है प्रतियोगिता से पूर्व, उसके दौरान और बाद में आवश्यकता है, ठीक है। जो हमने अभी सीखा कि खेलों में आहार का क्या महत्व है। अब एक ओवरऑल आउटपुट लेते हैं कि किसी भी प्रतियोगिता से पहले, उसके दौरान और बाद में इसकी जो है वो क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि खेल प्रतियोगिता से पूर्व अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को उससे पहले क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या खाना चाहिए उसको, तो मिलर के अनुसार 500 से 600 ग्राम जटिल कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों को 20% से अधिक ग्लाइकोजन के भंडारण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रतियोगिता के प्रारंभ में कम से कम 3 या 4 दिन पहले भोजन में मांसपेशियों के लिए ईंधन प्रदान किया जाता है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि केवल प्रतियोगिता वाले दिन ही अधिक ऊर्जा वाला भोजन नहीं करना है। आज तो गेम है हमारा तो दबा के खाऊं, एनर्जी चाहिए, नहीं, कई दिन पहले का ये प्रोसेस होता है, अभी तो कुछ दिन पहले ही इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रतियोगिता से पूर्व भोजन की अगर बात करूं तो इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे पास्ता, टोस्ट, ब्राउन ब्रेड, चावल, साबुत अनाज, ये आप शामिल कर सकते हैं अपने खाने के अंदर, ठीक है, जिससे कि जाते साथ आपको भूख महसूस नहीं होगी। प्रतियोगिता के दौरान अगर मैं पोषण की बात करूं तो प्यास लगने का इंतजार नहीं करना पानी पीने के लिए, बीच बीच में आपको लिक्विडाइजेशन अपने आप को करते रहना है, पानी पीते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी खेलते खेलते, ठीक है। अगर आपको खेल की अवधि 60 मिनट से अधिक है तो खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान नियमित अंतराल पर कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है वो लेते रहना चाहिए, जिससे आपका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहेगा और ग्लाइकोजन का भंडारण भी जल्दी से कम नहीं होगा, माने जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है वो भी जल्दी से खत्म नहीं होगी। और अवधि अगर 1 घंटे से अधिक की है तो थोड़ा बीच में स्नैक्स भी आप ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा बीच में टी होती है, टी ब्रेक होता है जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं, और लंच भी होता है, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बाद की बात करें तो जब गेम खत्म होते हैं तो उसके बाद पुनः उचित शक्ति की प्राप्ति के लिए पोषण बड़ा जरूरी है। ऐसा पोषण बहुत जरूरी है जो अगले दिन की प्रतियोगिता के लिए दोबारा से आपको शक्ति दे, ऊर्जा प्रदान करे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो पोषण का मैंने आपको अर्थ बताया, और मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमने सीखी कि कौन सी चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। साइंटिफिक वे में आपको बताया है, जो कि बुक लिखती है, एनसीईआरटी लिखता है, जो कि साइंस ने हमें बताया है। कितने फूड मिथ है वो मैंने बताया आपको। खिलाड़ी के लिए भोजन क्यों जरूरी है, बीच में दौरान में भी खाते रहना चाहिए, पहले क्या सेवन करें, बाद में क्यों जरूरी है, वो सब चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। आई होप कि चैप्टर को समझ में
आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।